गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी सूट इन मोनोकॉट्स। कल हमने पढ़ा था इंटरनोड कैसे वेस्कुलराइजेशन में हेल्प करता है, वेस्कुलर प्लांट्स में इंटरनोड से किस तरह से लेंथ में वृद्धि होती है। कल हमने पूरा पढ़ा था कि भाई कैसे लेंथ बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उसके नीचे हमें नोड्स मिलती है। नोड्स, इंटरनोड्स के बारे में मैंने कल बताया था क्या होता है नोड और इंटरनोड। अगर हम किसी प्लांट, अगर बांस के अंदर देखते हैं नोड और इंटरनोड हमें साफ दिखाई देती है। इसको हमने क्या बोला था, पर्व संधि या नोड। और दो पर्व संधियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्व। पर्व के द्वारा किस तरह से वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है उसके बारे में कल हमने पढ़ा था डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा था वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी सूट इन डाइकॉट्स के अंदर हमने कंप्लीटली पढ़ा था कि उसके अंदर हम दो टर्म्स पढ़ी थी, लीफ गैप और लीफ ट्रेस के बारे में पढ़ा था। फिर लीफ गैप और लीफ पर्व संधि को लीफ गैप और लीफ ट्रेस के आधार, पर्व संधि को हमने पर्व संधि की संरचना के आधार पर तीन तरह के बताया था। यूनिलॉक्यूलर एक रिक्तिकीय पर्व संधि, दूसरी थी हमारी त्रिरिक्तिकीय और तीसरी थी हमारी बहुरिक्तिकीय। ठीक है, एक रिक्तिकीय में हमने क्या पढ़ा था कि एक लीफ ट्रेस होता है और एक ही लीफ गैप होगा। सेकंड हमने पढ़ा था त्रिरिक्तिकीय में तीन लीफ गैप होंगे, एक होगा सेंटर में और दो होंगे लेटरल में, और जिसकी वजह से इनके साथ साथ में क्या होगा, तीन गैप का विकास होगा। और तीसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर बहुरिक्तिकीय, जिसके अंदर बहुत सारे लीफ गैप होते हैं तो बहुत सारे लीफ ट्रेस होते हैं तो बहुत सारे लीफ गैप का विकास होता है। ठीक है, ये सब कल हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी सूट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर कैसे वेस्कुलर सहोनीकरण कैसे होता है इसके बारे में। जो मोनोकॉट के प्लांट होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यू, मोनोकॉट के प्लांट्स में अगर हम देखें तो ये मोनोकॉट का अगर सूट का एक सेक्शन काटा तो इसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर तो वेस्कुलर बंडल का होता है, वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए रहेंगे। मोनोकॉट के अंदर ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए। ठीक है, आए समझ में पहला पॉइंट। जो मोनोकॉट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल हमेशा ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। इनमें प्राय छोटे बंडलों से लीफ ट्रेस का अधिक निर्माण होता है। जो छोटे बंडल्स होते हैं, छोटे बंडलों से लीफ ट्रेस का अधिक निर्माण होता है। जो लीफ ट्रेस हमने कल पढ़ा था, लीफ ट्रेस का अधिक निर्माण होता है। तो इनके अंदर जो छोटे बंडल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लीफ ट्रेस बनाते हैं। ज्यादातर छोटे बंडल्स के द्वारा लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा ऊर्ध्व और बड़े संवहन बंडल आधारी भाग से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे मध्य भाग की ओर घूम जाते हैं। जो ऊर्ध्व और बड़े बंडल होते हैं, ऊर्ध्व और बड़े बंडल, संवहन बंडल, वो क्या करते हैं, आधारी भाग से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर जाके वो धीरे धीरे मध्य की ओर मुड़ जाएंगे। पहले तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और फिर बाद में मध्य भाग की तरफ मुड़ जाते हैं। थोड़ी दूरी के बाद में ये बंडल तेजी से बाहर की ओर भी घूम जाएंगे। थोड़ी देर के बाद में ये तेजी से बाहर की तरफ घूम जाते हैं। इन्हें सैटेलाइट बंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बंडल। इन्हें सैटेलाइट बंडल भी कहते हैं। ऊर्ध्व बड़े बंडल क्या होते हैं, वो आधार से ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, आधार से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे मध्य के भाग की तरफ मुड़ जाएंगे। और बाद में क्या होगा, थोड़ी दूरी के बाद में ये बंडल तेजी से बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, बाहर की ओर घूम जाते हैं। इनसे क्या बनते हैं, इनसे बनते हैं सैटेलाइट बंडल। ठीक है, आई टर्म समझ में, सैटेलाइट बंडल जो क्या करते हैं, पुष्प क्रम की ओर अभिगमन करते हैं। ये अभिगमन करते हैं, ये करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये बंडल पुष्प क्रम की ओर जाते हैं, अभिगमन या जाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व बड़े बंडल क्या होते हैं कि हमेशा आधार से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, बाहर की आधार से यह ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और आधार से जब ये आधारी भाग से बेस से टॉप की तरफ ये बढ़ते हैं उस समय क्या होता है, जैसे बेस से ये टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ते समय ये क्या करते हैं,
बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे, धीरे धीरे मध्य की ओर बढ़ते बढ़ते क्या, बाद में धीरे धीरे मध्य की तरफ मुड़ जाएंगे, मध्य की तरफ घूम जाएंगे। और बाद में क्या होगा, घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये बंडल तेजी से बाहर की ओर घूम जाते हैं और सैटेलाइट बंडल का निर्माण करते हैं। और ये सैटेलाइट बंडल क्या करते हैं, पुष्पक्रम की ओर जाते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जो बोलते हैं हम, पुष्पक्रम में पुष्प लगते हैं, उन पुष्पों में चले जाएंगे, ठीक है, ताकि वो पुष्पों को भी वेस्क्यूलर सप्लाई दे सके आसानी से, ठीक है। इसके साथ ही सेतु बंडल जो कि नजदीकी बंडलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसके साथ ही एक होते हैं सेतु बंडल, ब्रिज बंडल या सेतु बंडल। ये क्या करते हैं, आपस में वेस्क्यूलर बंडल को जोड़ने का काम करते हैं, आपस में वेस्क्यूलर बंडल्स को जोड़ने का काम करते हैं। नाम से ही पता चलता सेतु बंडल है, तो वो क्या करेगा, सेतु बंडल आपस में वेस्क्यूलर बंडल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और मध्य भाग में बड़े बंडल संख्याओं में कम होते हैं, सभी छोटे बंडल बाहर की ओर होते हैं। मध्य भाग में तो क्या होंगे, मध्य भाग में बड़े बंडल होंगे। जैसे बड़े बड़े वेस्क्यूलर बंडल कहाँ मिलेंगे हमें, ये बड़े बड़े वेस्क्यूलर बंडल तो मिलेंगे हमें मध्य भाग में, और जो परिधि भाग होंगे उनमें हमें छोटे छोटे बंडल्स मिलेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, मध्य भाग में बड़े वेस्क्यूलर बंडल वही संख्या में कम होते हैं, जबकि मध्य भाग में बड़े होते हैं, जो कि हमने बताया मध्य भाग की तरफ मुड़ जाता है ये धीरे धीरे, ठीक है। मध्य भाग की ओर मुड़ जाएगा और उसके बाद में क्या करता है, बाहर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, तेजी से बाहर की ओर मुड़ जाएगा, घूम जाएगा और सैटेलाइट बंडल बनाता है, ठीक है। और दूसरा है इसके अंदर जो छोटे बंडल्स होते हैं वो परिधि की तरफ होते हैं। छोटे वेस्क्यूलर बंडल परिधि की ओर होंगे, परिधि की तरफ ज्यादा होते हैं और इस संख्या में ज्यादा होंगे, ठीक है। आया ये पॉइंट समझ में। जो बड़े वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो हमेशा मध्य भाग में उपस्थित होंगे, साथ ही या संख्या में कम होंगे, जबकि जो छोटे वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो परिधि की तरफ होंगे और संख्या में ज्यादा होते हैं, ठीक है। संवहन मंडलों की व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है। यहां तक आ गया होगा समझ में। जो संवहन मंडल होते हैं कि व्यवस्था दो प्रकार से होती है, व्यवस्था दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, पहली की होती है ये संवहन मंडल दो वलय में बाहर की ओर छोटे और भीतर की ओर बड़े होंगे। दो तरह की व्यवस्था मिलती है, पहला संवहन मंडल वलय में और बाहर की तरफ, बाहरी वलय में छोटे, और जो अंदर वाली होती है आंतरिक वलय, उसमें बड़े संवहन मंडल वेस्क्यूलर बंडल्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो संवहन मंडल हमें वलय में मिलेंगे, पूरे वलय में मतलब इस टाइप से मिलेंगे, और अंदर की तरफ जो मिलेंगे वो बड़े वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे, मान लो ये बड़े वाले वेस्क्यूलर बंडल्स है, और बाहर की वलय में जो मिलेंगे वो हमें छोटे छोटे वेस्क्यूलर बंडल मिलेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले होते हैं आंतरिक वलय में, अंदर की तरफ भीतर की तरफ। इसका एग्जाम्पल है गेहूं, चावल इत्यादि, ठीक है। और ये दूसरे में होते हैं, दूसरे टाइप में हम देखते हैं संवहन मंडल बिखरे हुए होंगे। संवहन मंडल कैसे होंगे, दो तरह की व्यवस्था में मिल सकते हैं संवहन मंडल। दूसरे में हमें संवहन मंडल बिखरे हुए मिलेंगे, बिखरे हुए, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए। और कैसे होंगे, कोलैटरल और स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस दृढ़ोत्तक से बने हुए होंगे, दृढ़ोत्तकीय होंगे, दृढ़ोत्तकीय। स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीट से ढके हुए होंगे, बंडल सीट से ढके, ठीक है, घिरे हुए होंगे या ढके हुए होंगे। दूसरे टाइप के संवहन मंडल मिलेंगे, संवहन मंडल बिखरे हुए मिलेंगे हमें, बिखरी हुई अवस्था में मिलेंगे। ये कोलैटरल होंगे और इनके ऊपर एक बंडल सीट होगी जो कि स्क्लेरन काइमेटा की बनी होती है। स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीट
द्वारा ढके हुए रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी सूट मोनोकॉट कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टेम प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी ग्रोथ। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ये न्यू स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हम, और सेकेंडरी ग्रोथ। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम क्या होता है, व्हाट इज द स्टेम। स्टेम हम क्या लेंगे, तो स्टेम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेम के अंदर हम क्या लेंगे, कोई भी वेस्कुलर प्लांट होता है उसका जो वायव्य भाग होता है वो क्या बनाता है, वायव्य भाग किससे बना हुआ होता है, स्टेम से बना हुआ होता है। किसी भी प्लांट का जो वायव्य भाग है, ये वायव्य भाग होता है, ये होता है हमारा स्टेम। और स्टेम में अगर हम सूट को लिखते हैं तो सूट के अंदर सब एरियल पार्ट आ जाएंगे, सब जितने भी वायव्य भाग है प्लांट के, जितने भी वायव्य भाग है वो आ जाएंगे। वायव्य भाग कौन कौन से होते हैं प्लांट में, ये लीव्स है, ये मान लो कोई फ्लावर है, ये मान लो कोई फ्रूट्स है, इसके अंदर सब कौन कौन से वायु भाग आ जाएंगे, लीफ, इसके अलावा ये जैसे ब्रांचेज है, लीफ, ब्रांच, फ्रूट, फ्लावर, ठीक है, और स्टेम, ये सब इसके अंदर आते हैं वायु भाग में। इन सबको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, प्लांट का सूट भाग। और ये किससे बनता है, जब एक सीड ग्रो करता है तो नीचे की तरफ से ये बनाता है रूट, और ऊपर की तरफ ये आगे ग्रो करके क्या करेगा, पूरा एक प्लांट तैयार करता है, प्लांट का वायव्य भाग बनाता है। ये किससे बनता है, ये होता है भाग ऊपर वाला, उसको बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर आगे जाके क्या बनाता है, प्लांट का पूरा ये जो है इसका ये सूट भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, सूट। ठीक है, और ये कौन सा है, मूलांकुर। और मूलांकुर वाला भाग आगे जाके क्या बनाएगा, रूट। ठीक है, आए समझ में आता कुछ। सीड जब ग्रो करता है अनुकूल परिस्थितियों में, उस समय सीड में दो चीजें दो निकलते हैं, एक प्रांकुर एक मूलांकुर। मूलांकुर आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमने कंप्लीटली रूट हमने पढ़ चुके हैं, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह सब हमने कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टेम में हम बता रहे हैं कि भाई स्टेम में जब ग्रो करता है तो हम सूट में स्टेम आता है। जब सूट को लिखते हैं तो जितना भी प्लांट का वायव्य भाग है, एरियल पार्ट है, जरूरी नहीं है सब प्लांट्स में सूट एरियल हो या जो इसका स्टेम हो एरियल हो सकता है। कोई स्टेम हमें जो साकी पौधे होते हैं उनमें स्टेम वायव्य नहीं होके हमें बिछा हुआ जैसे उनमें रेंगते हुए तने भी मिलेंगे, हमें विसर्पी, क्लाइंबर, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, वो हम फर्स्ट पेपर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें इतना है कि सूट का जो वायव्य भाग होता है उनमें क्या क्या आता है, लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर और स्टेम। ठीक है, क्लियर। वेस्कुलर प्लांट में स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलती है हमें। अगर एक वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। कारण क्या है कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि स्टेम पर नोड और इंटरनोड, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि रीजन क्या है इसका, स्टेम पे क्या क्या मिलेगा, इनके अलावा नोड और इंटरनोड भी तो मिलेगी, नोड एंड इंटरनोड। इसका कारण है स्टेम के ऊपर नोड, इंटरनोड, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सब मिलने की वजह से, इन सब की वजह से इसमें क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। यह जड़ की तुलना में इसकी आंतरिक संरचना ज्यादा जटिल होती है तने की। ठीक है, इसकी संरचना जड़ से ज्यादा जटिल होते, लिख सकते हैं स्टेम की संरचना जड़ से ज्यादा जटिल। ठीक है, ये जड़ से ज्यादा जटिल संरचना होती है। ठीक है, आगे समझ में सबसे पहले स्टेम के बारे में हमने बताया कि स्टेम क्या होता है, कि
प्लांट का जो सूट पार्ट होता है, जो प्रहो भाग, ठीक है, जो प्रांकुर से बनता है, उसके अंदर सब आ जाएंगे। उसके वायव्य भाग में नोड, इंटरनोड, लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम एक्सेट्रा। और जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। उसका रीजन है कि जो इसका जो पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर कहते हैं, इसके वायव्य भाग में एरियल पार्ट में हमें लीफ मिलेगी, ब्रांचेस मिलेगी, फ्रूट मिलेगी, फ्लावर्स मिलेंगे, नोड, इंटरनोड वगैरह मिलेंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो वनस्पति शास्त्री है वो वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि तने व पत्तियों को उन्होंने क्या कहा, संयुक्त रूप से प्रहो। ठीक है, वनस्पति शास्त्री ने तने व पत्तियों को संयुक्त रूप से प्रहो नाम दिया है या सूट नाम दिया है। जो स्टेम की लंबाई होती है, एपिकल मेरिस्टेम से होती है, और कभी कभी यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से भी हो जाती है। ठीक है, जो स्टेम की लंबाई में जो वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि, स्टेम की लंबाई में वृद्धि हमेशा एपिकल मेरिस्टेम से होती है, और कभी कभी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम से भी हो सकती है, एक्टिविटी से भी हो जाएगी। ठीक है, और स्टेम की मोटाई में वृद्धि, मोटाई या आयतन में वृद्धि वेस्क्यूलर कैम्बियम वह कॉर कैम्बियम से होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के होता है। ठीक है, और ये कब बनती है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा। वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम कब बनती है, वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। और हमने पहले ही बोला था, प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ से प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट की चौड़ाई या आयतन में और मोटाई में वृद्धि होती है। तो स्टेम की अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो एपिकल मेरिस्टेम से और कभी कभी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से भी हो सकती है, और स्टेम की मोटाई और आयतन में वृद्धि होती है हमारे कॉर कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम से। ठीक है, आया समझ में यहां तक? अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी। अभी ये तो था, इसका थोड़ा इंट्रो के बारे में हमने पढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता तो थोड़ा इंट्रो भी लिखना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम। अब हम लिखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। कौन कौन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर आती है? फर्स्ट है इसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको और एक नाम बोलते हैं हम, इसको और क्या कह सकते हैं? डर्मल। इसको लिख सकते हैं हम डर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड है हमारा वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या डर्मल टिश्यू सिस्टम, और ब्राउन टिश्यू सिस्टम को ही बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। जो प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उसी को डर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर अगर हम अब एक को डिटेल में पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से ही एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या क्या बनाती है? एपिडर्मल सेल बनाती है ये, एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मल स्ट्रक्चर,
इसके अलावा अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स है, फिर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएगी ये स्टोमेटा, स्टेम पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अपेंडेजेस में स्टेम के जो ट्राइकोम्स होते हैं, मल्टीसेल्युलर हेयर्स, और ग्राउंड टिश्यू में बनेगा कॉर्टेक्स का पार्ट, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त और मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज, और वेस्कुलर टिश्यूज बनाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, ठीक है। अब एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल स्ट्रक्चर के रूप में बनाता है स्टोमेटा का फॉर्मेशन, एपिडर्मल अपेंडेज के फॉर्म में होता है ट्राइकोम, ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बनाता है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त, मेडुलरी रेज, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, ठीक है। अब एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, किसी को डर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तनी की जो सबसे बाहर की परत होती है, स्टेम की सबसे बाहर की परत, तनी की सबसे बाहरी परत, बाह्य परत के रूप में होती है। परत बाहरी सतह पर सुरक्षात्मक परत, तने की सबसे बाहरी सतह की, बाह्य परत भी कह सकते हैं या बाहरी सतह की सुरक्षात्मक परत, ठीक है। तने की सबसे बाहरी सतह की सुरक्षात्मक परत होती है एपिडर्मल, ठीक है। ये इसकी उत्पत्ति, एपिडर्मल टिश्यू की उत्पत्ति सूट के एपिकल मेरिस्टेम के पृष्ठ परत से होती है, डॉर्सल लेयर से होती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है सूट के एपिकल मेरिस्टेम के पृष्ठीय सतह से, पृष्ठीय सतह से, तो लिख सकते हैं पृष्ठीय सतह या डॉर्सल सरफेस से, डॉर्सल सरफेस से, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू कैसे बनता है? तने की सबसे बाहर की सतह होती है, बाहर की सतह की सुरक्षात्मक परत के रूप में होती है, सुरक्षा प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में होती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का उद्भव कहां से होता है? इसकी उत्पत्ति होती है सूट के एपिकल मेरिस्टेम की जो डॉर्सल लेयर होती है, जो डॉर्सल सरफेस होती है, वहां से बनता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हमने आगे 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। इसके बारे में अगर हम लिखे तो एपिडर्मल सेल्स कैसी होती है, इसको देखिए तो इस टाइप से इसकी सेल्स बनती है। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी टिश्यू सिस्टम, प्राइमरी प्लांट बॉडी, आउटर लेयर ऑफ, इसको लिख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी,
outermost layer of primary plant body जो प्राइमरी प्लांट प्राथमिक पादप की जो पादप का जो शरीर होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ये एपिडर्मल की सेल्स। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये होती है सिंगल लेयर, यूनिलेयर, सिंगल लेयर होती है, लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, सजीव कोशिकाएं होती है, इसका मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है इसको लिख सकते हैं हम, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। पेरिफेरल, अभी पेरिफेरल थोड़ा न्यू टर्म लगेगी तो पेरिफेरल का मतलब जब एक प्लांट सेल की बात करते हैं हम तो उसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, ये क्या है इसकी वैक्यूल, इस वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो परिधि की तरफ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसकी वजह से, लार्ज वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ होता है। ठीक है, और इनकी सेल्स कैसी होती है, सेल्स होती है इनकी इलोंगेटेड होती है, आयताकार होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी, इलोंगेटेड मतलब इनकी सेल्स इस तरह से मिलती है, हमें इस तरह से भी मिलती है, और यहीं पे हमें मिलेंगे स्टोमेटा, और यहीं पे मिलेंगे ट्राइकोम्स। ठीक है, आए समझ में आता कुछ भी, इलोंगेटेड सेल्स होती है, लंबी कोशिकाएं होती है, आयताकार कोशिकाएं होती है इनकी, और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, जिसके कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बहुत पास पास होती है कोशिकाएं, तो इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि इनकी सेल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, बहुत पास पास में होती है, तो इनकी कोशिका बहुत पास पास में होने की वजह से इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस में अनेक सहायक उपयोगी संरचनाएं उपस्थित होती है जो बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर और पारिस्थितिकी अनुकूलन हेतु पर होती है। इनके अलावा ये तो हो गया इसके एपिडर्मल सेल्स के बारे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एपिडर्मल इसका स्टार्ट किया तो हमने, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग वापस। इनके अंदर क्या होता है, कुछ विशिष्ट सहायक एपिडर्मिस की सेल्स में, एपिडर्मिस में स्पेसिफिक विशिष्ट सहायक और उपयोगी संरचनाएं होती है। एपिडर्मिस में कुछ संरचनाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर, दूसरी होती है वैक्स की लेयर। इनका काम क्या होता है, एपिडर्मिस पे ये कुछ विशिष्ट संरचनाएं, क्यूटिकल की लेयर और वैक्स की लेयर, ये क्या करती है, ये करेगी जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो मरुद्भिद पादप होते हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करवाती है। ठीक है, ये क्या करती है, क्यूटिकल की लेयर जीरोफाइट्स के अंदर वाष्पोत्सर्जन को कम कराती है और इनके प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है इन प्लांट्स के अंदर। जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले प्लांट्स में, हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले प्लांट्स के अंदर ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी करती है, क्यूटिकल और वैक्स की लेयर। ये क्या करेगी, टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने पर उसको अंदर तक जाने नहीं देगी। ठीक है, आगे समझ में आता,
अब आगे एपिडर्मिस की लेयर की कोशिकाओं में माइटोसिस डिवीजन की क्षमता होती है। ये जो सेल्स होती है एपिडर्मिस की सेल्स में माइटोसिस होता है, माइटोसिस की क्षमता होती है और ये एंटीक्लिनल डिवीजन करती है, एंटीक्लिनल डिवीजन करती है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है और ये एंटीक्लिनल डिवीजन करती है। अपने तो विभाजन करेगी और विभाजन के द्वारा क्या करेगी, प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि करेगी। डिवीजन करके एंटीक्लिनल डिवीजन का क्या करेगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है एंटीक्लिनल डिवीजन। एपिडर्मिस की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्षमता होती है और ये एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी संरचना का, प्राइमरी और सेकेंडरी वृद्धि करवाती है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। इसके अलावा जो तने होते हैं स्टेम में, लीफ की तुलना में रंध्र कम होंगे, ठीक है। अब इसको अब ये एपिडर्मल सेल्स तो पूरा हो गया। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, एपिडर्मल स्ट्रक्चर। एपिडर्मल स्ट्रक्चर और एपिडर्मल स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है, एपिडर्मिस के पास एपिडर्मल स्ट्रक्चर के रूप में होता है, एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तने में लीफ की तुलना में कम रंध्र होते हैं, कम रंध्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि लीफ के जितने रंध्र नहीं होंगे इसके अंदर। और एपिडर्मल स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या होती है, एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की उपस्थिति होती है। एपिडर्मल स्ट्रक्चर कैसे, ये जैसे मान लो ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर ये स्टोमेटा है, ठीक है। आगे समझ में ये है स्टोमेटा, इसकी सेल्स के ऊपर उपस्थित होती है, जो कॉम्पैक्टली सेल्स होती है। और इनकी जो स्टोमेटा होती है, अगर इसके स्टोमेटा की शेप देखें तो इनकी स्टोमेटा में क्या क्या होता है, स्टोमेटा में एक तो होता है टू किडनी शेप्ड, गार्ड सेल्स होती है, और वन स्टोमेटल पोर और टू, और क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। कैसे स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाऊंगी कैसे, किडनी शेप्ड दो गार्ड सेल्स कैसे होती है, स्ट्रक्चर बनाए स्टोमेटा का। ये दो तो गई गार्ड सेल्स और इसके ऊपर ये सब्सिडरी सेल्स। ये जो है ये क्या है इसका और ये है गार्ड सेल्स और ये बाहर वाली है सब्सिडरी सेल्स। दूसरे कलर से बना लेते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। सब्सिडरी सेल्स 4 से 5, 6 तक हो सकती है, ठीक है, सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये होती है स्टोमेटा के स्ट्रक्चर और इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है स्टोमेटा है। अगर इसके अंदर इसकी ये बता दिया हमने कि ये एपिडर्मल स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या होता है, एक तो होता है इसका काम वाटर लॉस को रोकना। जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस किसमें होता है, ट्रांसपीरेशन में, जो वास्पोसेशन के द्वारा वाटर लॉस होता है उसको रोकने का काम करता है। अगर ज्यादा वाटर लॉस नहीं होता, अगर प्लांट से अगर ज्यादा वाटर बाहर जा रहा है तो उस समय क्या करेंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ताकि प्लांट से वाटर बाहर कम निकल सके, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। गैसेज एक्सचेंज कैसे करेंगे, क्या करते हैं स्टोमेटा, क्या करेंगे, अंदर तो लेते हैं, गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये
अंदर की तरफ तो लेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी होगी और इसके अंदर स्ट्रोमेट जो गार्ड सेल्स होती है उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आए समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड को इंटैक्ट करता है और स्ट्रोमेटा ऑक्सीजन को बाहर मुक्त करता है, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया इस तरह से, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको भी कम करवाता है, ठीक है। अब लास्ट है इसका एपिडर्मल स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया एपिडर्मल स्ट्रक्चर, अब तीसरा एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपेंडेज, ठीक है। इसके रूप में क्या होता है, एपेंडेज के फॉर्म में होता है ट्राइकोम, ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर हेयर, मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय रोग। ये क्या होता है, बहुकोशिकीय रोग कैसे उपस्थित होता है, जैसे ये हमने स्ट्रक्चर बनाया एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के ऊपर ये हमने स्ट्रोमेटा बताए थे। उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, बहुकोशिकीय रोग होता है। और बहुकोशिकीय रोग कैसे हो सकते हैं, इनके अंदर जो ट्राइकोम्स होते हैं वो या तो हो सकते हैं, ट्राइकोम्स इनके अंदर ब्रांच या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और ट्राइकोम कैसे हो सकते हैं, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड ट्राइकोम्स मिलेंगे इनके अंदर, स्टेम के अंदर। जैसे मान लो ये तो नॉर्मल एक ही ट्राइकोम है, मल्टी सेल्यूलर, इसलिए हमने ऐसे सेल्स बनाई है, और ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ब्रांच और नॉन ब्रांच, ये क्या है, ट्राइकोम, ठीक है। मल्टीसेलुलर हेयर होती है, और ये कैसे मल्टीसेलुलर हेयर, या इनको बोल सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं। उसके अलावा अगर इनमें हम देखें तो ये जो ट्राइकोम्स होते हैं इनको हम दो प्रकार से बता सकते हैं। ट्राइकोम्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं नॉन ग्लैंड्यूलर, अग्रंथीय, और एक होते हैं ग्रंथिल ट्राइकोम्स, ग्लैंड्यूलर। ये क्या करते हैं, कोई भी तरह का सिक्रेशन नहीं करेंगे, सिक्रेशन नहीं करते हैं, नो सिक्रेशन। और ये कुछ कंपाउंड्स का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मल एपेंडेजेस होते हैं वो भी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये एपिडर्मिस के ऊपर मल्टी सेल्यूलर हेयर के रूप में होते हैं। ये ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं। ट्राइकोम्स को हम दो तरह से बदल सकते हैं, एक नॉन ग्लैंड्यूलर और एक ग्लैंड्यूलर। जो नॉन ग्लैंड्यूलर होते हैं वो कोई प्रकार का स्त्रावण नहीं करते हैं, जबकि जो ग्लैंड्यूलर होते हैं वो स्त्रावण करते हैं। सॉरी। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसका काम भी होता है, इसका काम होता है वाटर लॉस। प्लांट में जो वाटर लॉस होता है उसको कम करना, ट्रांसपिरेशन में यहाँ पर वाटर लॉस में सहायता करना कि वाटर लॉस कम हो। और इसके अलावा ये भी क्या करते हैं, सॉरी, ये क्या करते हैं, इनका काम है फर्स्ट, इसके क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन लिख देते हैं हम। फर्स्ट है ये स्टेम को प्रोटेक्शन देता है, स्टेम को प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बाहर की सुरक्षात्मक परत की तरफ करेगा। स्टेम को, स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और दूसरा ये प्रोटेक्शन कैसे देता है, जैसे कि कोई सन से जो लाइट आ रही है, मान लो सन से जो लाइट आ रही है वो बहुत ज्यादा तेज है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई है, तो हाई वेवलेंथ क्या कर सकता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसको थोड़ा नष्ट कर सकता है। तो उस समय क्या होता है, ये क्या करेगा, उसको प्लांट के एपिडर्मिस तक आने नहीं देगा ट्राइकोम्स, ठीक है, वो वहीं तक रोक देगा उसे, ठीक है। तो यूवी से प्रोटेक्ट करेगा, इसे जो हाई रेडिएशन होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, ठीक है।
और वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और सिक्रेशन भी करता है। और सिक्रेशन कौन सी ट्राइकॉन्स करते हैं? ग्रैन्युलर ट्राइकॉन्स क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं, कुछ पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। 40 मिनट हो गए ना, 25